हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम लेकर के आए हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। देखिए, पिछले वीडियो में हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में मार्क 1 तक लाके उसे रोक दिया था, क्योंकि वो एक तरह से पूरा कंप्लीट एक कंप्यूटर ही मान सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल मूवमेंट की मदद से कैलकुलेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, इवन लॉगरिथम और क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलेस भी सोल्व कर रहा था। तो यहाँ पर जो है उसके बाद में जो आ गए वो कंप्यूटर्स थोड़े से एडवांस होने लगे, इसलिए उसके बाद में जो है 5 जनरेशन में कंप्यूटर को बांट दिया गया, इंडिविजुअल हर कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देने के बजाय। तो अगर हम देखें, एक टॉय से लेकर के सुपर कंप्यूटर तक कंप्यूटर हर जगह मौजूद है। ठीक है, बॉटम से लेकर के टॉप एवोल्यूशन तक कंप्यूटर ने सब कुछ देखा है। कंप्यूटर जब हम आज देखते हैं ये रातों रात नहीं बने। ठीक है, नॉन स्टॉप डेवलपमेंट 24/7 बिलियन पॉइंट लगातार लगे रहे और जाकर के कंप्यूटर हमारे सामने इंट्रोड्यूस हुआ। ऑलमोस्ट 60 सेंचुरी से कंप्यूटर ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी और आज के टाइम तक आते आते कंप्यूटर को 5 जनरेशन में बांट दिया गया है। ठीक है, ये जनरेशंस के अंदर मैकेनिकल टेक्निकल डिफरेंसेस मौजूद हैं, यानी कि हर नई जनरेशन पुराने वाले के मुकाबले ज्यादा एडवांस थी इन द सेंस ऑफ मैकेनिक्स एंड टेक्निकल्स एंड लॉजिकल एंड पावर सप्लाई। ठीक है, साथ के साथ हर एक जनरेशन की एफिशिएंसी पिछले वाले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ती गई और साइज छोटी होती गई। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, टोटल 5 में बांटा गया है, टाइम पीरियड दिया गया। तो फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1959 के बीच में चली थी, इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। सेकंड जनरेशन 1956 से 1965 के बीच में चली थी, जिसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ था। और फिर उसके बाद में थर्ड जनरेशन 1964 से 1971, जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी आईसीज का इस्तेमाल किया गया था। अब यहाँ खास बात यह है, अगर आप देखेंगे 59 और 56 यानी कि फर्स्ट जनरेशन खत्म होने से पहले ही सेकंड का इन्वेंशन हुआ। तो ऑब्वियस ही बात है ना, जब सेकंड का इन्वेंशन पहले होगा और लोग उसको यूज करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे फर्स्ट जनरेशन खत्म होगी ना। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस। आपको क्या देखने को मिलता है 1940 टू 1959, तो अगली जनरेशन कब आएगी 1960 से। क्यों भाई, मतलब एकदम आज जैसे 31 दिसंबर है ये टेक्नोलॉजी खत्म, कल से भाई नई टेक्नोलॉजी, ऐसा थोड़ी होता है। टेक्नोलॉजी तो धीरे धीरे डेवलप होती है, फिर पुरानी टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर देती है। तो ये टाइम ड्यूरेशन ग्लिच आपको देखने को मिलेगा। थर्ड जनरेशन सेकंड जनरेशन के खत्म होने के 1 साल पहले ही थर्ड जनरेशन अस्तित्व में आ गई थी, 1971 तक चली थी। देन फोर्थ जनरेशन 1971 से 2000 तक चली थी। ठीक है, आपको कई जगह देखने को मिलेगा 80s तक चली, कोई बोलता है 85 तक चली, कोई बोलता है 87 तक चली, ये 2000 तक चली, क्योंकि इसके अंदर VLSI माइक्रो प्रोसेसर यूज हुए जो 2000 तक चल रहे थे। ठीक है, देन उसके बाद फिफ्थ जनरेशन जो 2000 से लेकर के प्रेजेंट एंड फ्यूचर में भी रहेगी। हालांकि हो सकता है फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि अभी करंट जो जनरेशन है वो खुद आउटडेटेड हो जाए, फिर 6th जनरेशन जो उस समय चल रही होगी देखने को मिलेगी। इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर ULSI। व्हाट इज VLSI? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। छोटी छोटी चिप्स के बजाय बड़े लेवल पे जो है इंटीग्रेशन शुरू हुआ। एंड देन माइक्रो प्रोसेसर जो इन चिप्स को कंट्रोल करते थे, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते थे। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट VLSI से भी काफी ज्यादा बड़े, इतने बड़े नहीं, हमारे मदरबोर्ड जो है ना, दिस आर द एग्जांपल ऑफ दिस। ओके, सो उसके अंदर नंबर, उसके अंदर आप कभी भी देखिएगा पुराना मदरबोर्ड कहीं हाथ लग जाए ना, 15-20 साल पुराना, उसके अंदर जो ग्रीन ग्रीन लाइंस जा रही ना, वो डेटा बस, कम्युनिकेशन बस या चैनल जिनको बोल सकते हो वो थी। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ VLSI एंड ULSI। आप अभी वाला मदरबोर्ड उठा के देखो, इतने से मदरबोर्ड आते हैं ना, जस्ट लाइक कि भाई क्या हो रहा है अभी, तो ये ULSI की वजह से पॉसिबल हुआ है। प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस पैरेलल प्रोसेसिंग, एक ही प्रोसेसर मल्टीपल टास्क एक साथ कर सकता है, दिस इज कॉल्ड पैरेलल प्रोसेसिंग। फर्स्ट जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर कोई OS नहीं था। मेन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट वैक्यूम ट्यूब। मेन मेमोरी, इसके अंदर मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल करके मैक्सिमम जो इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी थी वो 20,000 कैरेक्टर्स तक कर दी गई थी। डायग्राम देख लीजिए, ये है मैग्नेटिक टेप्स, ये है वैक्यूम ट्यूब, ये है आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो इस तरह का दिखता था। एंड दिस वाज ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का एग्जांपल है, ये दिस डिवाइस। ठीक है, सर्कुलर बेस में कंप्यूटर को जो है एड किया गया। नाउ दीज आर वैक्यूम ट्यूब्स। वाई दे आर कॉल्ड वैक्यूम ट्यूब? इनके अंदर एयर नहीं होता था, तो जब आप इलेक्ट्रिक सिग्नल या इम्पल्स आप जनरेट करते हो तो वो दूसरी तरफ पहुंचने के लिए आपको किसी फिलामेंट की जरूरत है, क्योंकि जब वैक्यूम होगा कुछ होगा नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी भी कैसे जाएगी। दैट्स व्हाई एक फिलामेंट ऐड किया जाता है। तो फिलामेंट ऐड करना और वैक्यूम का फायदा क्या है, वैक्यूम होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कहीं और नहीं जाएगी और सिर्फ उस फिलामेंट के थ्रू ही आगे बढ़ सकती है। तो जो इनपुट आप दे रहे हो वो 100% एक्यूरेट रहेगा। कमाल है ना, उस टाइम पे भी इतना सोचते थे बारीकी से एक्यूरेसी के बारे में। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, सो ये है आपकी मैग्नेटिक टेप। यहाँ पे भी देखिए उसी कंसेप्ट में हो रहा है, अभी भी पंच कार्ड के कंसेप्ट में ही जो है इनपुट आउटपुट हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है भाई, तब तक जो है कीवर्ड या फिर कीबोर्ड प्रोसेसिंग नहीं था ना, इसलिए। सो बात करें, ये मशीन लैंग्वेज पे चलता था, यानी डायरेक्ट मशीन ऑपरेटेड लैंग्वेज। लैंग्वेजेस क्या होती हैं, कितने टाइप की होती है, कैसे वर्क करती है, इसके ऊपर आपको बहुत जल्दी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। हमसे जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पावर,
ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था। स्पीड बहुत स्लो, साइज काफ़ी बड़ी, ऑलमोस्ट लाइक एक पूरा रूम कवर कर लेता था ये। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पंच कार्ड एंड पेपर टेप्स, दीज आर पंच कार्ड या फिर पेपर टेप्स, ठीक है। पंच कार्ड थोड़ा सा बड़ा होता है, पेपर टेप लॉन्ग रील की तरह चलती है। नेटवर्क, कोई नेटवर्क नहीं, क्योंकि उस समय तक तो इंटरनेट ही था, नेटवर्क कहाँ से आएगा। कॉस्ट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, ऑब्वियस ही बात है, उस समय इसको बनाना ही भारी काम पड़ता था, मेंटेनेंस, कॉस्टिंग और प्लस इसको ऑपरेट करने वाले पर्संस, ये बहुत एक्सपेंसिव होता था। एग्जांपल्स ENIC, ठीक है, UNIVAC1, आप कभी यूनिट पढ़ेगा, यूनिवेक आप बोल सकते हो, बट ये शॉर्ट फॉर्म से एक्चुअली। IBM 650, IBM 701 एक्सेट्रा। IBM इज लाइक इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, तो डे 1 से टेक्नोलॉजी के मार्केट में बैठी हुई है। ओके, एडिशनल वन न्यूमैन आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस, यहाँ पे वन न्यूमैन आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किया गया। ये डायग्राम्स थे। आगे बढ़ते सेकंड जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम, यस, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या? फर्स्ट जनरेशन एक बार में एक टास्क कर सकता था, सेकंड जनरेशन एक तरह के मल्टीपल ऑपरेशन को एक साथ अलाउ करता, ऑपरेट करता था। हाँ, लेकिन यूनिट लाखों भेज दिए, 2 3 4 5, तो ये बैच प्रोसेसिंग इसको बोलते थे। तो हालांकि ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, बट चूंकि बैच में प्रोसेसिंग होती थी इसलिए इसको बैच ऑपरेटिंग सिस्टम नाम दिया गया। मेन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ट्रांजिस्टर, देख लीजिए भाई, ये रहे आपके ट्रांजिस्टर, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। मेन मेमोरी, मैग्नेटिक कोर एंड मैग्नेटिक टेप, ठीक है, ये यही है मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक टेप, इसलिए मैंने अलग से वहां पर निकाला, ठीक है। लैंग्वेज जो है इस समय तक असेंबली लैंग्वेज आ गई थी। असेंबली लैंग्वेज जो है इसमें जो भी प्रोग्राम लिखा जाएगा ये कुछ मशीन लैंग्वेज जैसे ही, प्रोसेस थोड़ा सा सिंपल है। और हर कंप्यूटर का खुद का असेंबली होता है जो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। नो मैटर व्हाट, किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखिए, जब तक वो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं होगा कंप्यूटर उसे समझ नहीं सकता। पावर, फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले लो पावर कंजप्शन एंड कम हीट जनरेट करता था, बट अभी भी काफी ज्यादा पावर कंजप्ट कर रहा था और काफी हीट प्रोड्यूस कर रहा था। स्पीड फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले फास्टर था। साइज उसके मुकाबले थोड़ी सी छोटी, बट अभी भी रूम तो कवर कर ही आता। इमेज देख लेते हैं, ये देखिए, ये पैसा तो खाली कोऑर्डिनेट कर रहा है, डिवाइस पूरे कमरे में लगी हुई है, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस? सीरीज ऑफ ट्रांजिस्टर्स, मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स मिलकर कॉम्बिनेशन लॉजिक क्रिएट करना है। ये समझने के लिए आपको ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है ये समझना होगा। बहुत जल्दी आपको लॉजिक गेट्स का वीडियो मिल जाएगा जहां पे आपको ट्रांजिस्टर की फंक्शनिंग समझ में आ जाएगी, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, सॉरी थर्ड जनरेशन में आ गया हम, माय मिस्टेक। पावर और ये हो चुका, साइज हो चुका। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, फिर से वही पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप ही इसके अंदर इस्तेमाल होती थी। नेटवर्क, तब तक भी इंटरनेट नहीं था, सो नो नेटवर्क। नाउ व्हाट इज इंटरनेट? जब हम दो कंप्यूटर को आपस में ज्वाइन कर सकें तो जो सिस्टम क्रिएट होता है उसको नेटवर्क बोलते हैं, और इसी फैसिलिटी को इंटरनेट बोलते हैं। तो उस समय तक तो कंप्यूटर खुद ही चल जाए बहुत बड़ी बात है, दूसरे कंप्यूटर से उसको अटैच कैसे करें? दैट्स व्हाई नो नेटवर्क, नो इंटरनेट। कॉस्ट वेरी एक्सपेंसिव, सिमिलर लाइक, क्योंकि जैसा मैंने बताया फर्स्ट जनरेशन में रूम जितना बड़ा है, पहले रूम लाओ, कूलिंग फैसिलिटी करो, पूरा डिवाइस मेंटेन करवाओ, बंदे हायर करो एंड सब, तो इट्स जस्ट लाइक डैम कॉस्टली। एग्जांपल IBM 1401, IBM 7090, 7094 and UNIVAC 1107 एक्सेट्रा एंड एडिशनल कोर स्टोरेज। व्हाट इज कोर स्टोरेज? ठीक है, यहाँ पे डेटा को स्टोर कर रहा है, लेकिन साथ के साथ इनके अंदर टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए होल्ड करके रख सकता है इन दी फॉर्मेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्स के रूप में डेटा थोड़ी देर के लिए स्टोर कर सकता है, इसी को कोर स्टोरेज बोलते हैं, ठीक है। थर्ड जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम, यस, कौन सा था ये नहीं बताया। ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद, मैंने काफी सर्च किया, मुझे नहीं मिला उस समय कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम थे, लेकिन ये पक्का कमांड लाइन इंटरप्रिटेशन को फॉलो करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे, लाइक डोस फिर भी बाद में आया था, बट ये डोस के एडवांस वर्जन जो हो, मतलब प्रीवियस वर्जन जो थे वो हो सकते हैं। कमांड लाइन मतलब कि ब्लैक विंडो ब्लू विंडो के अंदर 1 बाय 1 लाइन के थ्रू हम जो ऑपरेशन का परफॉर्म करते हैं वो, ठीक है। अगर आपको मिल जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था उस समय, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी, ट्रांजिस्टर जो है इनको जो है मिनिचराइज कर दिया गया था, छोटा कर दिया गया, और मिनिचराइजेशन मतलब और छोटा कर दिया, और इन सबको सिलिकॉन चिप्स पे प्लेस कर दिया, और इन डिवाइसेस को हम बोलते थे सेमीकंडक्टर्स, जो कि स्पीड बढ़ाने का काम करते थे। मेन मेमोरी, लार्ज मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक टेप एंड डिस्क, नथिंग एल्स। आप फ्लॉपी डिस्क अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे या गूगल पे तो आपको पता लग जाएगा, वही मैग्नेटिक टेप है, मैग्नेटिक डिस्क है, ठीक है। लार्ज मैग्नेटिक कोर इज लाइक एक बहुत बड़ा एक डिवाइस आप मान सकते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंपल्स को होल्ड करके रखता है, नथिंग एल्स। आप जब भी उसको ऐड करेंगे कंप्यूटर के अंदर तो वो इंपल्सेस को रीड करके आपको आउटपुट देगा कि इसके अंदर ये रखा हुआ है। कमाल की बात है ना, आप देखना चाहते हैं ये, ठीक है। हार्ड डिस्क इज द एग्जांपल ऑफ दिस, ये ठीक है। लेकिन कमाल की बात ये है कि अगर आप रियल में सर्च करेंगे तो आपको काफी बड़े ड्रम की साइज के जो मिलेंगे। ये जो था ना यहाँ पे, ये इधर, ये लाइक दिस वन, ठीक है। लैंग्वेजेस की बात करें
तो फोर्ट्रॉन, बेसिक, पास्कल, कोबोल, सी उस समय तक आ गई थी। इनको हाई लेवल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें हम इंग्लिश वर्ड्स और फ्रेजेस का इस्तेमाल करके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जो इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर या कंपाइलर्स जो होते हैं वो उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, तो इसको इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान हो गया। पावर काफ़ी कम पावर कंज्यूम करने लगे और बहुत ही कम हीट जनरेट करते थे, पर फिर भी इनके लिए भी कूलिंग सिस्टम आपको लगवाना ही पड़ेगा। आज भी हम कूलिंग सिस्टम लगवाते हैं क्योंकि लैपटॉप सिस्टम डेस्कटॉप जितनी देर तक चलते हीट करने लगते हैं, तो उनके लिए एसीज लगवाते हैं। ठीक है, अगर आप एसी नहीं लगवाना चाह रहे हैं तो आपको कूलिंग पैड मिल जाएंगे। कूलिंग पैड क्या होते हैं, अगर आप उस पर वीडियो चाहते हैं तो हमें बता दीजिएगा, हम जल्दी बता देंगे। स्पीड सेकंड जनरेशन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा फास्ट, साइज स्मॉलर देन सेकंड जनरेशन। इनपुट आउटपुट डिवाइस मैग्नेटिक टेप, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, यह सी उस टाइम तक आ गए थे, बट ऐसे नहीं जैसे आज दिखते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टैटिक वाले। अगर आपने पुराने प्रिंटर नहीं देखा है, पर्सनली सजेस्ट आप यूट्यूब पे देखिएगा, इतना आवाज़ करता ना खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़, ऐसा लगा प्रिंट नहीं हो रहा है कि बल्कि पत्थर डाल दिया और पत्थर पर खोद खोद के लिखा जा रहा है, ऐसी आवाज़ आती थी। नेटवर्क, उस समय तक भी कोई नेटवर्क नहीं था। द सेम थिंग कि भाई जब दो कंप्यूटर को अटैच नहीं कर सकते तो नेटवर्क कैसे बनेगा। कॉस्ट थोड़ा सा एक्सपेंसिव, बट या यू कैन आप इन्हें अपने घर पे ला सकते थे, और ये आपने देखी होंगे पर्सनली। अगर आपने ये कंप्यूटर देखा है तो आपका चाइल्डहुड बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल रहा होगा। ठीक है, सो एग्जाम्पल IBM 360, IBM 370, PDP-11, UNI VAC 1108 एक्सेट्रा। आपने देखा 2-3 कंपनियां तो शुरुआत से लाइन में लगी हुई है। यूनिवेक हो गया, ठीक है, सॉरी UNI VAC हो गया, IBM तो है ही है। ठीक है, एडिशनल कोर स्टोरेज ऑल्सो कॉल्ड मिनी कंप्यूटर्स। नाउ यहाँ पे आकर के कोर स्टोरेज को थोड़ा छोटा कर दिया गया, हियर दिस वन। ठीक है, दीज आर द सेमीकंडक्टर चिप्स, सिलिकॉन चिप्स, एंड दिस इज लाइक अ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, लाइक अ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। कीबोर्ड है, देखिए यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क के लिए जगह दे रखी है। ठीक है, एंड देन यहाँ पे इसके कंट्रोलर डिवाइसेज है, ये लिमिटेड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता था। ठीक है, ये इतना ज़्यादा स्मूथ और एडवांस नहीं था जैसा हमारे आज के लैपटॉप्स कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, बट स्टिल मैंने इन पे वर्क किया है, एंड बिलीव मी इट वाज जस्ट लाइक अ मैजिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ जनरेशन, इंटेल चेंजेस एवरीथिंग। मैंने यहाँ लाइन लिखी क्योंकि इंटेल ने सब कुछ बदल दिया, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एवरीथिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम यस अवेलेबल था, यहाँ तक आते आते ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ऑलमोस्ट डोज के फॉर्मेट में आने लग गए थे। ठीक है, डोज के फॉर्मेट में क्यों, मैंने वाई विंडोज, मैंने यहाँ विंडोज क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उस समय के विंडोज स्टार्टिंग अगर विंडोज अगर आप देखें तो डोज से ही तो अपडेट होकर आया था, दैट्स व्हाई तो यहाँ पे डोज चलता था। मेन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की अगर बात कर रहे हैं तो VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, नथिंग एल्स। ये जो चिप्स है ना, ये छोटी छोटी चिप्स है, इनकी कैपेसिटी बढ़ा दी और प्लस इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए मदरबोर्ड का यूज करने लग गया। इस पूरी टेक्निक को बोलते हैं VLSI। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल में हुए थे। व्हाट आर माइक्रो प्रोसेसर्स? ये जो चिप है ना, चिप का खुद का प्रोसेसर, दैट्स कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर, जो इस चिप को कंट्रोल करता था। कमाल की बात है ना। VLSI थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन अ सिंगल माइक्रोचिप। माइक्रोचिप बहुत छोटी होती है, ये जो इमेज बड़ा करके दिखाया है, ये इस एक डायग्राम में ना 4 माइक्रोचिप आ जाएगी। ठीक है, सो तो अगर बात करें मेन मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी थी इसके अंदर, रैम रोम। वाई सेमीकंडक्टर? अगेन जितने भी सिग्नल आप सिस्टम में देखेंगे आज के टाइम में भी सब इलेक्ट्रॉनिक इंपल्सेस है, नथिंग एल्स। तो यहाँ पर डायरेक्ट सेमीकंडक्टर मेमोरी इस्तेमाल की जाती थी, रैम रोम। हम जिनको चिप के फॉर्मेट में देखते हैं, बड़ी बड़ी चिप, दैट इज नथिंग एल्स, सेमीकंडक्टर मेमोरी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और डेवलप हो गई हाई लेवल के अंदर, पाइथन, सी शार्प, जावा, जावास्क्रिप्ट, रस्ट, कोटलिन एक्सेट्रा। हाँ, आप कह सकते हो इस समय विंडोज था। ठीक है, पावर, वेरी लो पावर कंजप्शन एंड जनरेट वेरी लेस हीट। थर्ड जनरेशन से काफी ज्यादा फास्ट थे, साइज में थर्ड जनरेशन से और ज्यादा छोटे, लाइक हैंडहेल्ड डिवाइसेस। जस्ट देख लीजिए, दिख रहा है ये हैंडहेल्ड डिवाइसेस का मतलब कि उस समय तक ऐसा नहीं है कि ये बड़े बड़े स्क्रीन के कंप्यूटर बनाए जा रहे थे। यस, कंप्यूटर बनाए जा रहे थे, लेकिन उस समय भी हैंडहेल्ड डिवाइसेस थी, टेबलेट की तरह दिखने वाली, लेकिन वो टेबलेट की तरह एडवांस नहीं थी। ठीक है, ये देखिए आपका माइक्रो प्रोसेसर अंदर से ऐसा दिखता है। हाँ, और ये देखिए ये VLSI टेक्निक है, छोटी सी चिप पे लाखों ट्रांजिस्टर्स। ये आपका ये आपका प्रोसेसर, ये देखिए जो कि यहाँ पे मेमोरी स्लॉट पे लगता है, ये आपकी रैम रोम, ये इस तरह से दिखने लग गए थे उस समय तक कंप्यूटर। ये रीड ओनली मेमोरी आपकी जो भी चिप की तरह दिखती है, सोच लीजिए एक फिंगर पे कितना छोटा होगा आपका VLSI स्ट्रक्चर, एक कितना पावरफुल। और ये प्रोसेसर है, ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, माइक्रो प्रोसेसर दिस इज अ कंप्यूटर प्रोसेसर जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो प्रोसेसर होते हैं जो कि इस तरह से दिखते हैं अंदर से। ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई कंटेनर यार्ड हो, मैं ऊपर टॉप व्यू से मतलब हवा में से जो है मतलब इसका कंटेनर यार्ड का टॉप व्यू देख रहा हूँ। काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये। ठीक है, अब बात करें आगे हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइसेस, ऑलमोस्ट लाइक माउस। ऑप्टिकल स्कैनिंग इस समय तक होने लग गई थी, जिन्हें हम स्कैनर बोल सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन स्कैनर। मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, डिस्प्ले के लिए। ठीक है, नेटवर्क। हाँ, एक और चीज, मैंने यहाँ है पतला वाला मॉनिटर भी डाला है ना, ये आ गया था उस टाइम तक, लेकिन बहुत लिमिटेड कैपेसिटी के साथ में। ठीक है, इनको TFT बोला जाता था।
आप इन पर वर्क नहीं कर सकते अगर आपने आज की जनरेशन के कंप्यूटर पर वर्क किया है। आप इतना परेशान हो जाएंगे, कुछ क्लियर नजर नहीं आ रहा, लाइट इतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। सो और वन मोर थिंग, धीरे धीरे टाइम होने के साथ में ना इसकी स्क्रीन खुद डल होने लगती थी, येलोइश होने लगती थी। आई डोंट नो व्हाई, हो सकता है शायद इसके मटेरियल की वजह से, जो हीट की वजह से ऐसा हो जाता था। नेटवर्क, यस, इस समय तक हम कंप्यूटर सिस्टम्स को आपस में लिंक करना सीख चुके थे और पॉसिबल था, दैट्स व्हाई नेटवर्क अवेलेबल था, इट मींस इंटरनेट अवेलेबल था। कॉस्ट लेस एक्सपेंसिव, काफी सस्ता था, बट नॉट लाइक दैट। हाँ, 70-80 हज़ार खाता होगा उस समय। एंड अगर बात करें तो उस समय का आप कंप्यूटर खुद खरीदने जाए तो आप कॉन्फ़िगरेशन लेस कर दो ना, 512 256 MB में रैम आती थी, आज तो 8 GB से नीचे बात नहीं करते, सोचिए। तो कॉस्ट थोड़ा कम होता था अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन। आप क्या कॉन्फ़िगरेशन, रैम कितना ले रहे हैं, ठीक है, मदरबोर्ड कौन सा लगा रहे हैं, पावर यूनिट कौन सी चाहिए, डिस्प्ले साइज क्या चाहिए, ठीक है, हार्ड डिस्क कितना होना चाहिए, तो ये सब चीजें। ओके, सो मेन मेमोरी इसका सेमीकंडक्टर मेमोरी था एंड एक्सटर्नल मेमोरी इसका जो सेकेंडरी मेमोरी वो हार्ड डिस्क था। ये ऑलरेडी 3rd जनरेशन में आ गए थे, बट यहाँ पे 4th जनरेशन में तो बहुत ज्यादा वाइटल इस्तेमाल हुए थे। एग्जाम्पल्स, IBM PC Star 1000, Apple II यानी कि एप्पल मार्क II, एप्पल मैग्नेटोस एक्सेट्रा। नाउ यू नो व्हाट इज मैग्नेटोस? मैक अनेबल डिवाइसेस, यस, मैग्नेटोस, एप्पल मैग्नेटोस, फर्स्ट मैक यहीं आ गया था 4th जनरेशन के अंदर। एडिशनल मल्टी प्रोसेसिंग कर सकते थे, मल्टी प्रोग्रामिंग कर सकते थे, टाइम शेयरिंग, ऑपरेटिंग स्पीड एंड वर्चुअल मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर्स ड्यू टू माइक्रो प्रोसेसर्स, ये सब कुछ अवेलेबल था। सो 4th जनरेशन इज जस्ट लाइक वाव, 3rd जनरेशन एकदम लाइक बूम हो गया 4th जनरेशन में तो, ठीक है। ये इमेज याद रखिएगा, काफी कुछ बदल देगी, ये और छोटी होती जा रही है, इतने में अभी 4 आ रही है, 4 छोटी छोटी डिवाइसेज आती थी इतने में। 5th जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम, यस, विंडोज वगैरह एवरीथिंग, मतलब बदल चुके हैं तेजी से, इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हम सोच भी नहीं सकते। मेन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूजेस द अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से पॉसिबल हो पाया। पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड, 1 2 3 4 मल्टी प्रोसेसर हम इस्तेमाल करते हैं टास्क को साइमल्टेनियसली चलाने के लिए। प्रोसेसर एक होता है, माइक्रो प्रोसेसर मल्टीपल हो सकता है। मेन मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी, अगेन नेम, रोम, कैच एंड वर्चुअल मेमोरी। मेमोरीज क्या होती है, इसके ऊपर हम बहुत जल्दी सेपरेट वीडियोस बनाएंगे, वहां पे आपको डिटेल में जानने को मिलेगा। इनको हम बार सेमीकंडक्टर मेमोरी क्यों बोलते हैं, ये फोटोज देख लीजिए, दीज आर वन, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर मेमोरी। ये भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स मिलाकर बनी होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज, नाउ ह्यूमन लैंग्वेज, ऐसी कई सारी लैंग्वेज आ चुकी है जो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंड करती है, उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम लिखा जाता है एंड देन उसे कंपाइल करके मशीन लैंग्वेज में बदल दिया जाता है। पावर, वेरी लेस कंजप्शन। अगर आपने आपके कंप्यूटर में सॉन्ग नहीं चलाया या फिर आप वीडियो गेम्स वगैरह नहीं खेल रहे हैं, तो आप दिन भर कंप्यूटर चलाइए बिना ऑडियो और बिना हाई ज्यादा ग्राफिक्स, ज्यादा रिजोल्यूशन वाले ग्राफिक्स के, दिन भर का 3-4 रुपये ज्यादा का बिल नहीं आएगा। हीट ना के बराबर, ठीक है। स्पीड, वेरी फास्ट लाइक सुपर कंप्यूटर। एंड अब मैंने यहाँ पे सुपर कंप्यूटर क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे लिए हमारा डेस्कटॉप सुपर कंप्यूटर ही है, हम उस लेवल की कंप्यूटिंग नहीं करते, इसलिए हमारे लिए हमारा सिस्टम संपूर्ण सुपर कंप्यूटर ही है। और सुपर कंप्यूटर्स भी है मौजूद, मतलब दैट्स व्हाई मैंने स्पीड कंपैरिजन दिया है। साइज बहुत ही छोटी, पोर्टेबल, मतलब इतने से डिवाइस हमें गया। और ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी जस्ट बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ SSD। व्हाट इज SSD? सॉलिड स्टेट ड्राइव, छोटे छोटे मेमोरी कार्ड्स जिनको इनबिल्ट करके पूरा बड़ा मेमोरी स्टोरेज बना दिया जाता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, ट्रैक पैड, टच स्क्रीन, पेन, ठीक है, लाइट पेन्स, स्पीच इनपुट हो रहा है जो वॉइस और स्पीच को रिकॉग्नाइज करता है, लाइट स्कैनर है, प्रिंटर है, वाओ, मतलब गजब। नेटवर्क, अब यहाँ पर हम n नंबर ऑफ डिवाइसेज नेटवर्क की मदद से जोड़ सकते हैं, इंटरनेट पूरे वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, किस तरह का डिवाइस ले रहे हैं, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्या वर्क करने के लिए ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट वेरिएबल है। आपको मार्केट में ऑलमोस्ट 4000 से स्टार्ट हो जाएंगे अगर आप कंप्यूटर डिवाइसेज लेना चाहते हैं तो। एग्जाम्पल, डेस्कटॉप, लैपटॉप और टैबलेट, स्मार्टफोन्स। एडिशनल, capable of almost each and everything, this is the additional thing, almost each and everything ये कर देता है, ठीक है। मॉडर्न कंप्यूटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ULSI चिप्स, इतना बड़ा दिख रहा है ना, इसका 1/4 है इस वाले का, ये VLSI है, इसका 1/4 है, ओके। तो सोच लीजिए कितना छोटा होगा। एंड दीज आर, ये जो लाइन्स दिखते हैं ना, दीज लाइन्स आर डाटा बस, कम्युनिकेशन चैनल्स जिनको हम बोलते हैं। ये जितना ज्यादा आपको दिखेगा ना, उतना ही ज्यादा एडवांस VLSI है, ठीक है। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रहा। फिर भी अगर कोई चीज आप डिटेल में वो जानना चाह रहे हैं, कोई क्वेरी या सजेशन या कोई कमेंट या फीडबैक, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वन मोर थिंग, मुझे जरूर बताइएगा आपको मेरा इस तरह से पढ़ाना अच्छा लगता है क्या, तो मैं इस तरीके को आगे फॉरवर्ड करना चाहूंगा, ठीक है। मेरा मानना है कि भी स्टूडेंट को कंसेप्ट समझ में आना चाहिए ताकि उसे अपनी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करके एक्सप्लेन कर सके, ना कि ये कि खाली सर ने, टीचर ने जो बताया बस उसी को रट्टा मार लिया। सो ठीक है, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। हमने अभी तक जितने वीडियोस बनाए हैं उनके लिंक, उनके नोट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे।
द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।